कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस सरकारों के बड़े बड़े घोटाले इसकी साफ गवाही देते हैं। सत्ता रहे न रहे, पर कांग्रेस घोटाले और रिश्वतखोरी का रास्ता निकाल ही लेती है। अब पंजाब में ही देख लीजिए, आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में कांग्रेस की सरकार भले ही न हो, लेकिन वो अपना सबसे प्रिय और जरूरी काम यानी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जारी रखे हुए है। बस अब की मामला लेने के बजाय देने का है, यानी पुराने पापों से बचने के लिए रिश्वत खिलाने का है। दिग्गज कांग्रेस नेता और पिछली सरकार में मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने कांग्रेस की पिछली कैप्टन अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम के अधिकारियों का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच झेल रहे अरोड़ा को विजिलेंस अधिकारी मनमोहन कुमार को 50 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सुंदर श्याम पंजाब के होशियारपुर से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। विजिलेंस टीम का कहना है कि पंजाब में विजिलेंस टीम के एआईजी मनमोहन कुमार ने 14 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की कि पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने विजिलेंस इंक्वायरी से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की है। इसके बाद विजिलेंस टीम ने आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई। विजिलेंस पुलिस ने बताया कि सुंदर श्याम पहली किश्त के रूप में मनमोहन कुमार को 50 लाख रुपए देने वाले थे। बाकी की रकम बाद में देना तय हुआ। यही सब विजिलेंस की टीम योजना के हिसाब से कर रही थी। मनमोहन कुमार विजिलेंस टीम के साथ इस प्लानिंग में शामिल थे। इसके बाद 15 अक्टूबर की शाम जैसे ही सुंदर श्याम ने मनमोहन कुमार को पैसे दिए, पहले से ताक में बैठी टीम ने मौके से आरोपी को पकड़ लिया। सुंदर श्याम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री पद संभाल चुके सुंदर श्याम पर विजिलेंस की तरफ से आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भाजपा में हैं और कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। बहरहाल सुंदर श्याम की गिरफ्तारी के बाद ये फिर से साफ हो गया कि कांग्रेस सत्ता में हो या न हो, लेकिन वो कभी भी भ्रष्टाचार के रास्ते से दूर नहीं रह सकती। जिसे समाज में हीरो समझा जाता हो, अगर वो अचानक से विलन बन जाए तो क्या होगा? यही हुआ जब योग गुरु बाबा रामदेव ने बॉलीवुड के काले सच को उजागर किया। उन्होंने उजागर क्या किया कि चारों तरफ हंगामा मच गया। रामदेव ने नशे की गिरफ्त में धुआं धुआं हो रहे बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के नाम लिए। फिर इस पर विवाद तो होना ही था। दरअसल बॉलीवुड और नशे का कनेक्शन बहुत पुराना है। हमारे तथाकथित सुपरस्टार्स और जनता की नजरों में हीरो वास्तव में किस कदर ड्रग्स की गिरफ्त में रहते हैं, इसकी एक झलक कई बार बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टीज से बाहर आ चुकी है। लेकिन हाल ही के दिनों में बॉलीवुड की पोल पट्टी कुछ ज्यादा ही खुलने लगी है। कई बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों के काले कारनामे जनता के सामने आ चुके हैं। कई बड़े लोगों ने बॉलीवुड के काले कारनामों को उजागर भी किया। इसी कड़ी में बाबा रामदेव ने भी बॉलीवुड के स्याह सच पर बात करते हुए फिल्म इंडस्ट्री पर नशे और ड्रग्स का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान का नाम लेते हुए बॉलीवुड को ड्रग्स का आदी बताया। दरअसल बाबा रामदेव यूपी के मुरादाबाद में एक नशा मुक्त भारत कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ बाबा रामदेव ने मंच से बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों की जमकर पोल खोली। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का नाम लेते हुए फिल्म इंडस्ट्री पर नशे और ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। उन्होंने मंच से नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नशा मुक्त समय बनाने का लोगों से आह्वान किया। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी बाबा रामदेव ने नशे को लेकर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों आपने देखा कि शाहरुख खान का बच्चा ड्रग्स लेते जेल की हवा खाकर आया, सलमान खान ड्रग्स लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं, और एक्टर्स का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स है। बॉलीवुड में ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है। उन्होंने कहा कि एक संकल्प हमें लेना है और वो ये कि इस ऋषियों की भूमि को नशा मुक्त करना है। नशा मुक्ति का हम आंदोलन भी चलाएंगे। बता दें कि बॉलीवुड ड्रग्स से कनेक्शन को लेकर कई बार बातें हो चुकी हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ड्रग्स कनेक्शन की चर्चा शुरू हुई थी। तभी से एनसीबी यानी नारकोटिक्स विभाग के निशाने पर बॉलीवुड और उनके स्टार्स रहे। गौरतलब है कि ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। पिछले साल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।
हालांकि इस मामले में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था। वहीं बाबा रामदेव ने सभी से मंच के जरिए ये अपील की है कि हम सबका ये कर्तव्य है कि हम में से कोई भी बीड़ी, सिगरेट या शराब न पिए। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने जो काम किया उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरा देश अगर नशा मुक्त हो जाए तो महर्षि दयानंद जी का सपना पूरा हो गया समझो। ये कानून से नहीं होगा, इसके लिए खुद प्रयास करना होगा। प्रियंका वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि सरकार बनने पर पहली कलम से 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब हिमाचल में उन्होंने 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें मिली, हिमाचल में कितनी मिलेंगी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपी की तरह प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल का मोर्चा संभाल लिया है और खास बात यह कि वो बिल्कुल यूपी चुनाव वाले अंदाज में ही नजर आ रही हैं। तेवर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों को पहली कलम से ही 1 लाख नौकरियां और पेंशन बहाली का भरोसा दिया है। सत्ता में आने पर जॉब गारंटी, चुनावी स्कीम के नए पैटर्न का सिलसिला बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। 2020 के बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में पहली दस्तखत से 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में कई प्रतिज्ञाएं की थीं और उनमें से ही एक 20 लाख नौकरियां देने का रहा। सत्ता की कौन कहे, कांग्रेस तो तमाम आइडिया और प्रयोगों के बावजूद महज 2 सीटों पर ही जीत पाई थी। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बुलाई गई कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की तरफ से जॉब गारंटी और पेंशन बहाली की योजना की घोषणा कर दी है। आरोप ये लगाया कि बीजेपी सरकार के पास युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी की खामियों की फहरिस्त सुनाते हुए प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी के पास पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे अपने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ कर सकते हैं। 5 साल से सरकारी पद खाली पड़े हैं। उद्योगपतियों को लेकर प्रियंका गांधी का बयान राजस्थान में गौतम अडानी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच हुए करार के साए में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन नौकरियों का वादा ठीक लगता है। वैसे भी चुनावों में ऐसे वादों की तो बौछार होती ही रहती है। अभी तो प्रियंका गांधी ने एक रैली की है, आगे तो मैनिफेस्टो भी जारी होगा। ये भी हो सकता है कि यूपी की ही तरह अलग अलग कई मैनिफेस्टोज जारी किए जाएं। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के लोगों से कहा है कि मैं आज आपको गारंटी दे रही हूं कि यहां सरकार बनाने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला 1 लाख सरकारी नौकरी देना और दूसरा पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है। अशोक गहलोत और गौतम अडानी की जयपुर में मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद था कि राहुल गांधी का तगड़ा रिएक्शन आएगा, लेकिन वो तो सीधे सीधे सपोर्ट ही कर गए। बिल्कुल अपने अब तक के स्टैंड से सीधा यूटर्न ले लिया। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अशोक गहलोत तो क्या, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे ऑफर को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछ रही हैं कि आप अगले 5 साल में क्या चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्ज है। आप सवाल उठाइए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा कहां गया। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात को पहले से ही यात्रा के रूट से बाहर रखा गया। ताजा गतिविधियों से तो ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी का पूरा फोकस कर्नाटक चुनावों पर ही है और हिमाचल प्रदेश का मामला प्रियंका गांधी के हवाले कर दिया गया है। और ये भी मानकर चलिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार और जीत की जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी पर ही आने वाली है। और अगर वास्तव में ऐसा ही है तो जाहिर है प्रियंका गांधी अपनी मनमानी तो करेंगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए माणिक भट्टाचार्य 2 तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ ईडी उनसे उस चिट्ठी की हकीकत जानने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की साख है, जिस पर उनकी जुबान खुलते ही बट्टा लग सकता है। असल में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के परिसर से एक पत्र बरामद किया था जो मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया था। इस पत्र में टीएमसी यूथ कांग्रेस के महासचिव के ऊपर उम्मीदवारों से 7-7 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था। इस पत्र में लिखा था कि 44 उम्मीदवारों में से प्रत्येक से 7 लाख रुपए लिए गए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि जब शिक्षक भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसी ने अदालत में मुख्यमंत्री का जिक्र किया हो। ईडी ने अदालत में यह खुलासा किया। हालांकि पत्र की तारीख और उस व्यक्ति का नाम
जिसने कथित तौर पर इसे लिखा था, या फिर टीएमसी युवा महासचिव जिसने कथित रूप से पैसे इकट्ठा किए थे, उनका नाम नहीं बताया गया। ईडी ने मणिक भट्टाचार्य को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 20 जून को उच्च न्यायालय के आदेश पर मणिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद छोड़ा था। 2011 से वो लगातार इस पद पर बने हुए थे। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मणिक भट्टाचार्य के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चला कि उनके परिसर से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया था। इस पत्र से पता चला कि 44 उम्मीदवारों को नौकरी देने के बदले प्रत्येक उम्मीदवार से 7 लाख रुपए की अवैध राशि वसूली गई थी। यह राशि बंगाल प्रदेश के तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव द्वारा एकत्र की गई थी। 27 जुलाई 2022 और 10 अक्टूबर 2022 को भट्टाचार्य से इस संबंध में सवाल पूछा गया और दोनों मौकों पर उन्होंने अलग अलग और विरोधाभासी जवाब दिए और जांच को गुमराह करने की कोशिश की। ईडी के दावे पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम इस तथाकथित पत्र या ईडी की दलील पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ईडी ने ये सब क्यों नहीं लिखा। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि मणिक भट्टाचार्य के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में पैसा जमा किया गया था और ऐसे धन के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर वह साफ नहीं बता रहे थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि भट्टाचार्य के परिसर से जब्त की गई सीडी में उम्मीदवारों के रोल नंबर्स के साथ उनके नाम उपलब्ध थे। ऐसे 61 नामों में से 51 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी में मची हलचल अब नए मकाम पर पहुंच चुकी है और लोगों को तरह तरह के कयास लगाने को मजबूर कर रही है। कयास भी ऐसे कि लालू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आरजेडी को सींचने वाले जगदानंद सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करते हुए गालीबाज श्याम रजक को जगह दी है और जगदानंद सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाल ही में श्याम रजक पर तेज प्रताप यादव ने बहन की गाली देने का आरोप लगाया था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद भी उनको मिल रही तरजीह पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन आरजेडी के बिहार प्रदेश अधीक्षक जगदानंद सिंह की उपेक्षा किसी को समझ नहीं आ रही है। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इसकी जानकारी सबसे पहले जगदानंद सिंह ने ही दी थी। ठीक इसके बाद वे पटना छोड़कर अपने गांव चले गए। इसलिए अब राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से जगदानंद सिंह का नाम गायब होने के बाद कयासों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में 2 सीटें गोपालगंज और मोकामा पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों ही सीटों पर मुकाबला आरजेडी बनाम भाजपा है, लेकिन जगदानंद सिंह आजकल आरजेडी की गतिविधियों से कटे कटे दिख रहे हैं। वे दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी नहीं गए। यहाँ तक कि किडनी का इलाज कराने गए लालू यादव से भी मिलने नहीं गए। चर्चाएं तेज हुई कि उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इससे इनकार करते रहे, लेकिन अब राजद ने ऐसा काम किया जिससे जाहिर है कि जगदानंद सिंह के दिन अब गिनती के ही बचे हैं। इधर आरजेडी ने उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। राजद के नेताओं का ये कहना है कि पिछली बार भी स्टार प्रचारकों की सूची से जगदानंद अपने को अलग रख रहे थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवचंद्र राम, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, तनवीर हसन, आलोक मेहता और भोला यादव के नाम भी शामिल हैं। आरजेडी नेता भले ही मौके की नजाकत को देखते हुए जगदानंद सिंह के लिस्ट में नहीं होने को उनकी इच्छा बता रहे हों, पर हाल ही के घटनाक्रम बताते हैं कि कहानी कुछ और है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लकड़हारे और भालू की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, जिसमें एक लकड़हारा भालू आया की आवाज लगाता, लोग उसे बचाने दौड़ते और वो लोगों को देखकर फिर हंसता। एक दिन सच में भालू आ गया। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ ऐसी ही कहानी अरविंद केजरीवाल दोहरा रहे हैं। जब से सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तब से अब तक दर्जनों बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी।
सीबीआई ने जैसे ही सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन किया, केजरीवाल ने पहले तो सिसोदिया को भगत सिंह बताया और कहा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी। केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि अब तक आम आदमी पार्टी ये दावा करती थी कि मनीष सिसोदिया के घर सिर्फ छापा मारने के बाद ही गुजरात में उसके वोट बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर कहीं मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए तो गुजरात में उनकी सरकार ही बन जाएगी। इसलिए अब तो केजरीवाल एंड कंपनी को खुश होना चाहिए कि उनके मन की बात हो रही है और अब तो गुजरात में उन्हें सरकार बना ही लेनी चाहिए। फिर ये डर कैसा? मनीष सिसोदिया ने भी खुद ट्वीट कर कहा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई ने रेड करवाई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शराब घोटाले को झूठ मूठ का 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है और सीबीआई ने 500 लोकेशंस पर छापेमारी की। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले सुबह से लेकर रात तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला। हाल ही में मनीष सिसोदिया 6 दिनों के चुनाव प्रचार अभियान के लिए गुजरात गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले 2 महीनों में कई बार राज्य का दौरा किया है। आम आदमी पार्टी ने अब पहले ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी है, जबकि सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि जेल की सलाखों और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाया था। आजादी की दूसरी लड़ाई है ये। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। जेल में बंद अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केजरीवाल अभी भी बचाव कर रहे हैं। बहरहाल मनीष सिसोदिया को समन मिलने के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले से ही कई घोटालों में घिरी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अब एक नए विवाद में फंसती दिख रही है। ममता बनर्जी पर फिर से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ बड़ा घपला किया है। आरोप है कि ममता बनर्जी मोदी सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें अपनी योजना बताकर राज्य के लोगों को गुमराह कर रही है, अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही ममता बनर्जी घोटालों और घपलों के रास्ते पीएम पद तक रास्ता बनाना चाहती हैं। नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही योजनाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फेस्टिव स्कीम्स के नाम से योजनाएं शुरू की हैं, जिसे लेकर शुवेंदु अधिकारी ने उन पर निशाना साधा। शुवेंदु अधिकारी ने चिट्ठी में लिखा, मैं पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस विज्ञापन की प्रतिलिपि भी इस चिट्ठी के साथ संलग्न है। इस विज्ञापन में AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना और SPHH यानी राज्य प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को 23 सितंबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक उत्सव योजना के तहत राशन देने का दावा किया गया है। शरदोत्सव यानी दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे राशन और खादी साथी नाम से योजनाएं चलाने का ऐलान किया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि दुआरे राशन योजना शुरुआत से ही विवादों में है। कई राशन डीलर्स इस पर आपत्ति जता चुके हैं। साथ ही इस योजना में भेदभाव होने की भी शिकायत कर चुके हैं। वहीं खाद्य साथी योजना कुछ और नहीं बल्कि ममता सरकार द्वारा नाम बदलकर चलाई गई स्कीम है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। खाद्य साथी योजना कुछ और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसे नया नाम दे दिया गया है। बहरहाल ममता बनर्जी जिस रास्ते पर हैं, उनकी लगातार शिकायतों के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।